नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की आज की क्लास में। काफ़ी दिन से हमारी चर्चाएं चल रही थी कि करंट अफेयर्स में आप लोगों के लिए नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की भी क्लास उपलब्ध करवाई जाए। तो आज मैंने मुख्यतः जो राजस्थान में आयोजित होने वाली 2-3 भर्ती परीक्षा है उनको मद्देनज़र रखते हुए ये आप लोगों के लिए जो क्लास है वो तैयार की है, जिसमें मुख्यतः राजस्थान में आयोजित होने वाली वीडियो भर्ती परीक्षा, इसके अलावा आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरपीएससी जो है इसके द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है, उसके अलावा वीडियो है और पटवार है। इससे अलावा जो भी राजस्थान में भर्ती परीक्षा होगी जिसमें विश्व का और भारत का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, उसके लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट है। राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए आपको अलग से क्लास जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है, तो इस क्लास में राजस्थान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातचीत हम लोग नहीं करने वाले हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की बातचीत की। ये परीक्षाएं जो है सारी कवर की जाएगी, इसको विशेष तौर से ध्यान रखते हुए मैं जो है वो सारी बातों को आपके सामने लिखूंगा, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इन सब पर जो करंट अफेयर्स का आपका बिंदु रहेगा उसमें अगर कोई भी सुझाव आपका है तो ज़रूर पहुंचाए, उस सुझाव को भी मैं शामिल करने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि गुजरात ने जी सैफाल यानी गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर अगमेंटिंग लाइवलीहुड्स, इस योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है, या किस उद्देश्य से इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया, आपसे पूछा गया है। गुजरात सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जो है वो एक स्कीम योजना शुरू की गई है अंत्योदय परिवारों के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए गुजरात सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। तो आपसे पहला सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि जी सैफाल जो योजना है, इस योजना का संबंध किससे है। तो यहाँ पर जी लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे गुजरात राज्य से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, क्या ये महिलाओं को सब्सिडी प्रदान करने के लिए शुरू की गई, या किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए, महिला या वंचित परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, या शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए, या शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के लिए। तो इसका सही जवाब आपको क्या लगता है कि किन की स्थिति को सुधार करने के लिए इस योजना को क्या किया गया था, शुरू किया गया। तो वंचित जो परिवार होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या ठीक करनी होती है, या शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए, या शिक्षा। शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों को पहले से भी पता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है वो राज्य पूरे देश भर में संचालित थी पहले, लेकिन आजकल भी शहरों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना भी जो है वो चलाई जा रही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। और वैसे आप लोग जानते हैं राजस्थान के ठीक नीचे जो है वो एक तटीय राज्य है आपका, कौन सा, गुजरात। तो गुजरात से संबंधित पहली बात तो आपको गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए इन सब बिंदुओं के सवाल जानने के लिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गांधीनगर राजधानी है यहाँ की, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ये एशियाई जो शहर होते हैं उनके लिए ये क्या किया जाता है, एशियाई शहरों के लिए गुजरात आपका प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है यहाँ पर, और नागेश्वर मंदिर भी यहाँ का है। लेकिन आपको सही बात का पता होना चाहिए, महिला और वंचित परिवार जो हैं इनके आर्थिक जो स्थिति है इसको सशक्त बनाने के लिए अभी हाल ही में जी सैफाल योजना जो है वो गुजरात में क्या की गई है, शुरू की गई है। तो गुजरात के बारे में मैंने बता दिया, ये वही सोमनाथ मंदिर है जिस सोमनाथ मंदिर पर किसने सबसे ज़्यादा बार 17 बार भारत पर जब आक्रमण हुए उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जो था, आपको पता है गजनी और गोरी, गजनी और क्या है, गोरी, इनके हमलों से हमारा भारत देश बड़ा प्रभावित रहा। यहाँ पर शंख, हूण, कुषाण प्राचीन समय से लेकर के और आधुनिक काल तक भारत में क्या होते रहे हैं, विभिन्न प्रकार के हमले। आधुनिक काल में भी आपको पता है, अभी वर्तमान की ही बात करें तो हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है वो बाज नहीं आ रहा है, और इसने भी कई बार इस प्रकार की कोशिश जो है वो आज़ादी के समय 1947 में भी इस प्रकार की कोशिश की, बाद में 1965 में भी इस तरीके का प्रयास किया, और 1971 में तो खेल मामला ही दूसरा था। तो इस प्रकार कई बातें हमारे इस तटीय क्षेत्र को लेकर है। यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है सरकरी, क्या है,
सरकरी क्षेत्र पड़ता है जो भारत और किसके बीच में, गुजरात के बीच में विवादित क्षेत्र भी रहा है। तो चलिए, वर्तमान में देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात के 3 बार सीएम भी रह चुके हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है, और अब वो देश के तीसरी बार क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ें, उससे पहले आपको गांधीनगर राजधानी याद हो गई होगी, यहाँ की भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एशियाई शेर एकमात्र जगह जहाँ पाए जाते हैं, सोमनाथ मंदिर के बारे में बात हो गई, और नागेश्वर मंदिर जो है इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है को गुजरात के जीआई गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की अनुमति जो है वो दी है। तो आपको ये बताना है आरबीआई का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, यानी रिजर्व बैंक ने क्या किया है, सीधी सी बात है, रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसको एक ब्रांच कहाँ पर, गुजरात में खोलने की इजाज़त दी है। सीधी सी बात ये समझ लो, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आरबीआई जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप सब लोग जानते हैं इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई जो देश की क्या कहलाती है, आर्थिक राजधानी कहलाती है, यानी इकोनॉमिकली कैपिटल जो है वो देश की कौन सी है, वो है मुंबई। तो मुंबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। यहाँ पर शक्तिकांत दास का नाम भी आपको याद होगा, क्या है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ये वर्तमान में आरबीआई के क्या है, गवर्नर है। तो मुंबई में इसका मुख्यालय। नई दिल्ली में डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ का नाम आप जानते होंगे, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान करने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ संस्था है, जो किस विभाग के अंतर्गत आता है, रक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं, और आपको यहाँ पर जो है वो पता होगा आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और पहले गवर्नर इसके सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो डीडी देशमुख थे। डीडी कौन थे, देशमुख थे। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके क्या हैं, गवर्नर हैं। और इंदिरा गांधी ने बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया था वो भी आपको याद होना चाहिए। इंदिरा गांधी जो थी वो थी पहली प्रधानमंत्री जिसने क्या किया था, 14 बैंकों का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रीयकरण जो है वो किया था, 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया। इसके बाद अगली बातचीत करें तो मत्स्य 6000 जो 2026 में 3 भारतीयों को गहरे समुद्र में ले जाने वाला पनडुब्बी वाहन है, कहाँ परीक्षण पूरे किए हैं इसने। मत्स्य 6000 एक पनडुब्बी, मान लीजिए ये पनडुब्बी है, लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2026 में ये 3 भारतीयों को गहरे पानी में यानी समुद्र में लेकर जाने वाली है। तो अभी इसका जो परीक्षण है वो कौन सी जगह पर किया गया, अरब सागर में, या बंगाल की खाड़ी में, या हिंद महासागर में, या प्रशांत महासागर में, वो कौन सी जगह है। देखिए ये हमारा भारत देश है, प्यारा प्यारा भारत देश है। ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग अरब सागर के नाम से क्या किए जाते हैं, अरब सागर के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ नीचे जो है वो हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है आपका, हिंद महासागर। इधर जो है वो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा यहाँ से इधर वाला जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। जापान वाला क्षेत्र इधर आपको पता ही होगा, जापान के बाद में दोनों तरफ अमेरिका वाला भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है 2026 में भारतीयों को, सॉरी, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो 3 भारतीय व्यक्तियों को लेकर जाने वाली ये जो पनडुब्बी होगी इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर अरब सागर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर नहीं, क्या है, अरब सागर। मत्स्य 6000 जो है ये एक पनडुब्बी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मत्स्य 6000 क्या है। मत्स्य 6000 है हमारा समुद्र मिशन जो है, क्या नाम रखा गया इसका, मिशन समुद्र या समुद्र मिशन, मिशन सागर, मिशन सागर कह दीजिए। ये तो पहले से आपको पता होगा, मिशन सागर कोरोना के समय चलाया गया था। मिशन समुद्र, ठीक है। इसके तहत 3 भारतीयों को, जैसे चंद्रयान है वैसे ही समुद्रयान, क्या है, समुद्रयान, समुद्रयान, चंद्रयान की तरह समुद्रयान, ये मिशन भारत जो है वो 2026 में पूरा करने जा रहा है। इस 26 के मिशन के लिए जो है वो अभी से तैयारियां
चल रही है। तो अरब सागर में इसका सफल परीक्षण पनडुब्बी जो है मत्स्य 6000 के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि कहाँ पर है, मुंबई में। सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा मुंबई में, सबसे गहरा विशाखापट्टनम में, और सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है वो ग्रेट निकोबार है। आपको ये पता होना चाहिए। प्रवाल भित्ति छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं उनके हड्डियों से निर्मित है, ऐसा आप लोग समझ लीजिए। ये सबसे बड़ा है कौन सा, ग्रेट निकोबार। यहाँ पर इस प्रकार जो मूंगे चट्टानें होती हैं उनको कहा जाता है। तो ये प्रवाल भित्ति से बना हुआ है ग्रेट निकोबार। तो चलिए अगली बात करते हैं। थिरुवल्लुर की मूर्ति अभी हाल ही में कहाँ पर लगाई गई है। पहला है मलेशिया, एक है थाईलैंड, एक है फिलीपींस और एक है सिंगापुर। थिरुवल्लुर जो है वो कौन थे, तमिल भाषा जो है, इस भाषा के तमिल भाषा के तमिल साहित्य के सबसे बड़े कवि कह दीजिए या उसके लेखक कह दीजिए। तो तमिल भाषा में अपना साहित्य लिखने वाले थिरुवल्लुर की मूर्ति अभी हाल ही में कौन से देश में जो है वो लगाई गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी बातें देखने को मिलेगी। थिरुवल्लुर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थे, और उनकी रचना जो थी तिरुकरुल जो रचना है उसका नाम है। और तमिलनाडु का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, मयूर है। तो ज़रा बताइएगा कि तमिल भाषा के लिए अभी हाल ही में यहाँ पर जो बातें आपको दे रखी है उसमें से कौन सा जवाब आपका सही होगा। तो तमिल भाषा के लिए अभी हाल ही में इनमें से तिरुवल्लुर और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो तिरुवल्लुर एक प्रसिद्ध तमिल कवि हैं उनके दार्शनिक की मूर्ति अभी हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर क्या की गई है, लगाई गई है। ज़रा बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तिरुवल्लुर की मूर्ति अभी हाल ही में कहाँ पर जो है वो लगाई गई है। मुंबई मुख्यालय आप लोगों ने बता ही दिया था। और एक सवाल का जवाब जो है वो आप लोग और बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखिए, तिरुवल्लुर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तो थे ही, इसके अलावा तमिलनाडु क्षेत्र, अभी हाल ही में एक और बात ध्यान रखना, जो श्रीलंका है हमारे नीचे भारत का जो साथ में मैप मिलता है जिसका, ये श्रीलंका। इस श्रीलंका के अंदर दो संप्रदाय हैं, कौन से, एक तो तमिली संप्रदाय है, कौन सा है, तमिली, और एक सिंहली है, ठीक है, सिंहली। तो यहाँ ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने सीबीएसई एग्ज़ाम का एक पेपर देखा, ठीक है, सीबीएसई 10th क्लास के पेपर में भी ये सवाल पूछ लिया गया। देख लो कि श्रीलंका के अंदर कौन सा समुदाय जो बाहुल्य में है। तो यहाँ पर सिंहली समुदाय जो है वो तमिलनाडु में क्या है, बहुल में है, तमिलनाडु बहुल क्षेत्र में। और आपको पता है इन श्रीलंका के अंदर जब जब भी झगड़ा हुआ है वो तमिलियों और किसका हुआ है, सिंहलियों को हुआ है। और इसी वजह से राजीव गांधी की जब सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार के समय क्या भेजा गया था, यहाँ पर शांति सेना भी भेजी गई थी। क्या भेजी गई, शांति सेना भी यहाँ भेजी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ज़्यादा हल निकला नहीं, और बाद में राजीव गांधी को अपनी जान भी इसके माध्यम से क्या करनी पड़ी थी, गंवानी पड़ी थी। तो ऐसा आपको समझना है कि तमिल जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक है जो कि भारत से गए हुए हैं, और सिंहली कहते हैं कि श्रीलंका हमारा है, तमिलियों का कुछ नहीं है। और ये दोनों समुदाय जो हैं वो आपस में झगड़ते रहते हैं, और सिंहली कहते हैं हमारे लिए अब एक अलग राष्ट्र जो है वो क्या कर दो, आप लोग बना दो। ऐसा हमें ध्यान रखना है। तो तमिली साहित्य के कवि जो हैं, प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुर जो है, अभी हाल ही में इनकी जो प्रतिमा है वो फिलीपींस के अंदर क्या की गई है, लगाई गई है। कहाँ पर लगाई गई है, फिलीपींस के अंदर लगाई गई है। ये फिलीपींस दक्षिण पूर्वोत्तर जो है, ठीक है, पूर्वोत्तर के अंदर स्थित है, या फिर आप दक्षिणी पूर्वी देश कह दीजिए। दक्षिणी पूर्वी देश जो है, दक्षिणी पूर्वी देशों का जो पूरा संग्रह आपके सामने लिखा हुआ है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ये सभी दक्षिणी पूर्वी देश हैं। और दक्षिणी पूर्वी देशों का एक संगठन है, उसका नाम भी क्या आप लोगों को याद है, उसको आसियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, आसियान संगठन के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो उम्मीद है कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। ये आसियान जो है इसका सदस्य भारत नहीं है, ये समझ लीजिए, भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत जो है वो दक्षिण एशिया के अंदर आता है। भारत कौन सी एशिया में आता है, दक्षिण एशिया में आता है भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया में नहीं, ठीक है।
भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों में नहीं, दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। दक्षिण एशिया में जैसे भारत है और नेपाल है, इसके अलावा भारत और नेपाल के अलावा अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर श्रीलंका है, इसके अलावा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अलावा अगर बातचीत की जाए तो अफ़गानिस्तान है। ये सारे देश जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? दक्षिणी एशिया देशों के अंतर्गत दक्षिण एशिया में आते हैं। और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में बातचीत करें तो यही सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये सारी बात हो गई है हमारी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर सवाल आपके सामने है कि गुजरात ने किस योजना का विस्तार किया है जो किसानों को मिट्टी की जांच और उर्वरक सिफारिशें प्रदान करती है, यानी उर्वरक जो है वो भी उपलब्ध कराने का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर उर्वरक के साथ साथ जो है वो मिट्टी की जांच की जाती है। आपको पता होगा देश के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक योजना राजस्थान से शुरू की थी। कौन सी योजना? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू की गई थी। कहाँ से जी? राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें क्या की जाती है कि सोइल का टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? सोइल टेस्ट जो है किया जाता है, और उसके माध्यम से किस प्रकार के उर्वरकों की उसको ज़रूरत है ये देखने का कार्य उसके अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर गुजरात जो है इसने किस योजना का विस्तार किया है जो किसानों को मिट्टी की जांच के साथ साथ अब उर्वरक की भी क्या करेगा? सिफारिश करेगा, यानी उर्वरक जो है उनको उपलब्ध कराएगा या उर्वरक बताएगा कि किस प्रकार के उर्वरक आपको इसमें डालने चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत ही ऐसा जो है वो किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना जो है इसकी अभी हाल ही में 19वीं किस्त जो है देश के प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2025 को इसकी किस्त जो है वो जारी कर दी गई है। और राजस्थान में ध्यान रखना 6,000 रुपये नहीं बल्कि पिछली बार बढ़ाकर 8,000 कर दिए गए थे, और अब की बार बजट में इसको 9,000 रुपये सरकार के द्वारा कर दिया गया है। तो चलिए अगली बात करते हैं। और फसल बीमा योजना में भी सरकार ने कहा है कि बीमा कंपनियां जो हैं वो क्लेम उपलब्ध आपको कराएगी। यहाँ पर है राजकीय पक्षी जो गुजरात का है वो ग्रेटर फ्लेमिंग है। हमने अभी अभी सोमनाथ मंदिर के बारे में भी बातचीत की, अभी यहाँ के सीएम कौन है उसके बारे में भी बात की। इसके अलावा यहाँ का एशिया शेर जो है वो प्रसिद्ध है उसके बारे में भी बात की। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पर, कहाँ पर? गुजरात में। एक आपने सरदार सरोवर बांध का नाम भी सुना होगा। सरदार सरोवर बांध जो है, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से होकर कहाँ जाती है? गुजरात की साइड जाती है। तो यहाँ पर सरदार सरोवर बांध जो है वो भी ध्यान रखना, यहीं पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है यहीं पर बना हुआ है, जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है। किसकी है? सरदार पटेल की प्रतिमा है, ठीक है जी। और राजस्थान में सरदार पटेल की जो जयंती आएगी इसी बजट में सरदार पटेल के लिए भी राजस्थान में एक सेंटर बनाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। अब वो सेंटर किस प्रकार का होगा ये बात राजस्थान की क्लास में आपको पहले ही कवर करवा दी गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने किस नई प्रणाली को शुरू किया है जो स्थानीय भाषाओं का क्या करती है? समर्थन करती है। स्थानीय भाषाओं का समर्थन करने वाली उत्तर प्रदेश की जो प्रणाली है उसका नाम आपको बताना है। क्या वो भाषा अनुवाद प्रणाली है, क्या डिजिटल भुगतान प्रणाली है, या ई गवर्नेंस प्रणाली है, या कृषि सलाह प्रणाली है? तो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत जो है वो आएगी, क्योंकि तीन जो है इसका तो कोई संबंध इससे है नहीं जिसमें भाषा के अनुवाद की बात कही गई हो। तो भाषा अनुवाद की बात सिर्फ एक ही ऑप्शन में कही गई है, और वो ऑप्शन आपके सामने है, भाषा अनुवाद प्रणाली जो है, भाषा अनुवाद प्रणाली, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा डिजिटल भुगतान में जैसे आपका गूगल पे है, ठीक है, जैसे आपका फ़ोन पे है, और विभिन्न प्रकार के पे जो हैं वो सारे के सारे पे इसमें। ई गवर्नेंस में आप लोगों ने जैसे राजस्थान में ई मित्र सेवा चलती है, तो बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, और कस्टमर टू कस्टमर भी हो सकता है, और बिजनेस टू कस्टमर भी हो सकता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। कृषि सलाह लेने के लिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर बातचीत की जाए तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं, आप लोग सब जानते होंगे। यूपी की अगर बातचीत की जाए
तो यहाँ पर योगी जी जो हैं वो तो मुख्यमंत्री हैं, और आनंदीबेन जो है, आनंदीबेन पटेल यहाँ पर क्या है, गवर्नर का कार्य कर रही है। यहाँ पर लखनऊ जो है, लखनऊ यहाँ की क्या है जी, राजधानी है, और लखनऊ नवाबों का शहर है। यहाँ के जो सांसद हैं वो आपको पता होगा कौन है, तो राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह है, वो यहीं से आते हैं। कोई समय था जब यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद बने थे, हालांकि एक बार वो चुनाव यहाँ से हार गए थे, लखनऊ से उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से चुनाव उनको हारना पड़ा, लेकिन एक बार वो लखनऊ से सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के कई इलाकों से चुनाव जो हैं वो लड़े थे, और अटल बिहारी का मूलतः जो जन्म स्थान था वो मध्य प्रदेश का ग्वालियर था। कौन सा, ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। किसका जी, अटल जी का, ठीक है। और जो सड़क योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, वो उन्हीं की देन या उन्हीं के विचारों का समर्थन था। चलिए इसके बाद में बात करें तो लखनऊ यहाँ की राजधानी है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और यहाँ का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है, और प्रमुख नदी गंगा है। गंगा के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आजकल जो सरयू नदी है वो भी काफ़ी पॉपुलर है, सरयू नदी जो है, क्योंकि अयोध्या इसी के किनारे पर जो है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। दक्षिणी भारतीय बैंक ने किस सेवा की शुरुआत की है जो ग्राहकों को यूपीआई के माध्यम से डिजिटल रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने की सुविधा प्रदान करती है? दक्षिणी भारतीय बैंक ने किस सेवा की शुरुआत अभी हाल ही में की है जो ग्राहकों को यूपीआई के माध्यम से डिजिटल रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने की क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है? एसबीआई क्विक एफडी जो है ये इसका सही आंसर होगा। एसबीआई डिजिटल सेविंग नहीं है, एसबीआई यूपीआई पे नहीं है, इंस्टेंट लोन नहीं है। और आपको एक पता होगा एसबीआई का जो ऐप है उसको योनो के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो दक्षिण भारतीय बैंक की सेवा जो है वो है क्विक एफडी, एसबीआई क्विक एफडी। भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, जो कि कौन से क्षेत्र का है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक जो है वो भारत का है। और भारत का पहला जो बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था 1970 में, और 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था, आरबीआई की स्थापना हो गई थी। अगली बातचीत करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को किस फल का जो है वो पहला समुद्री निर्यात किया है? पहला समुद्र के माध्यम से निर्यात करने की जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरुआत हुई है, और जल्द ही मेरे को लग रहा है जहाँ तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भी खेला जा सकता है, अगर संभव हुआ तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। तो यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हमने सबसे पहले निर्यात किया है अनार, आम नहीं भेजा है, और केला भी नहीं भेजा, सेब भी नहीं भेजा। इसका सही आंसर क्या है, अनार है। आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के तो बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होगी, ऐसी सी आकृति है यहाँ पर, और सिडनी है, क्या है जी, सिडनी है। इसके अलावा पर्थ है, ठीक है, इसके अलावा मेलबर्न है, ये यहाँ के प्रसिद्ध जो शहर हैं वो आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मरे और डार्लिंग नदियाँ जो है, मरे और कौन सी, डार्लिंग, ये नदियाँ जो है वो यहाँ पर बहती है। इसके अलावा यहाँ पर जो भेड़ पालन है वो भी किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सोने की जो खान है, सोने की जो खान है, कालगुरली, और कालगुरली के नाम से आप लोग सब जानते होंगे, सोने की खान भी बड़ी जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुन्ना चट्टानों के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा मेरे हिसाब से, तो ये भी आपको ध्यान रखने लायक है। तो चलिए बात करते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबोर्न यहीं पर है। राजधानी जो है वो किसकी लिखी है, महाराष्ट्र की लिखी है। यहाँ पर कहाँ से आ गया महाराष्ट्र, पता नहीं, बीच में महाराष्ट्र पहले बातचीत हो चुकी है हालांकि, क्योंकि महाराष्ट्र बैंक की बात हुई होगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राजकीय पशु जो है विशालकाय गिलहरी है, और प्रमुख नदी जो है वो गोदावरी है। चलिए इसके बाद में बात करें, रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड को किस योजना के तहत 10 गीगावाट की बैटरी निर्माण की क्षमता आवंटित की गई है अभी हाल ही में? रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड है, क्या है लिखा है, रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड जो है इसको किस योजना के तहत, इनमें से नीचे दिए गई कौन सी योजना है जिसके तहत क्या किया गया है, अभी हाल ही में 10 गीगावाट की बैटरी निर्माण की क्षमता जो है वो आवंटित की गई है? रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड इसको, ठीक है। और 10 गीगावाट जो है, इस 10 गीगावाट
10 गीगावाट की बैटरी निर्माण की PLI योजना जो है, इस योजना के तहत अभी हाल ही में क्या किया गया, रिलायंस को यह जिम्मेदारी दी गई है। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं। यहाँ पर है रिलायंस के जो संस्थापक थे वो धीरू भाई अंबानी थे, मुख्यालय इसका मुंबई में है। मुकेश अंबानी वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश की किस नीति की शुरुआत की है, जो टियर 2 शहरों को वैश्विक नवाचार केंद्रों में क्या करेगा, बदलने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी हैं, क्या है जी, मोहन यादव हैं। और मोहन यादव की अगर बातचीत करें तो यहाँ के CM हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर भोपाल जो है यहाँ की क्या है, राजधानी है मध्य प्रदेश का। और प्रसिद्ध शहर जो है वो इंदौर है, जो सबसे स्वच्छ शहर में शामिल है। इसके अलावा भोपाल के अलावा यहाँ पर जबलपुर भी एक अच्छा शहर है, जबलपुर जो है वो भी यहाँ पर है। भोपाल, इंदौर कई पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। टाइगर की अगर बातचीत करें तो कान्हा नेशनल पार्क कह दीजिए, पेंच नेशनल पार्क कह दीजिए। इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क कह दीजिए। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर GCC पॉलिसी जो है, GCC पॉलिसी 2025 जो है, इस नई नीति की शुरुआत की है। और अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, भोपाल में एक इन्वेस्टमेंट समिट जो है, इन्वेस्टमेंट समिट जो है, इसका भी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया साहब, भोपाल के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट का यहाँ पर आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मोहन यादव जी यहाँ के CM हैं। बारहसिंगा जो है वो यहाँ का राज्य पशु है। और इंदिरा सागर बांध जो है वो प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ पर नर्मदा नदी जो है वो प्रमुखता से यहाँ पर बहती है। नर्मदा और एक तापी नदी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ आप लोग जरूर ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आज मैं 3-4 दिन के एक साथ ही करंट अफेयर्स के इशू पर बातचीत आपसे कर रहा हूँ, यानी 21 से लेकर के 20 से 26 जनवरी तक की फरवरी तक की मुख्य बातें जो है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर देता हूँ। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायमूर्ति जो हैं वो हैं सूर्यकांत। उनको किस समिति का अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। सबसे टॉप में CGI जो है वो कौन है, खन्ना साहब है। संजय खन्ना जो है वो आपके CGI हैं, भारत के न्यायमूर्ति। इसके अलावा 2 नंबर पर हैं सूर्यकांत जी। तो इनको अभी हाल ही में किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो यहाँ ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति जो है, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति जो है, इसका अभी हाल ही में इन्हें क्या किया गया है, प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने लिख दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष अभी हाल ही में क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, नियुक्ति जो है वो CGI द्वारा की गई, CGI द्वारा जो है वो की गई है, खन्ना साहब हैं। इसके बाद अगला सवाल है, उड़ीसा के कितने तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी जो है तैयार के रूप में मान्यता दी गई है, यानी सुनामी के लिए तैयार हैं ऐसे उड़ीसा राज्य, आपको पता होगा एक भारत का तटीय राज्य है। इस तटीय राज्य की अगर बातचीत की जाए उड़ीसा की, तो यहाँ पर कितने ऐसे गांव हैं जिनको तटीय रूप से एकदम तैयार गांव के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। तो 24 ऐसे गांव हैं उड़ीसा के जिनको क्या कर दिया गया है, अभी हाल ही में उड़ीसा के ऐसे गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता जो है वो प्रदान कर दी गई है। यहाँ मैंने लिखा भी होगा, उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी समृद्ध विज्ञान आयोग द्वारा क्या किया गया, सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है। और ये मान्यता किसके द्वारा दी गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को जो है उसके अंतर सरकारी संगठन के द्वारा ये मान्यता दी गई है। इंडोनेशिया में आयोजित द्वितीय वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान ये जो है वो मिला हुआ एक मान्यता का तमगा समझ लीजिए आप लोग, या मान्यता समझ लीजिए। यानी यूनेस्को का द्वितीय वैश्विक सुनामी संगोष्ठी जो है वो कहाँ पर आयोजित हुई, तो इंडोनेशिया के अंदर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो शायद समझ पा रहे होंगे मेरी बात आप लोग
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सराय काले खां चौक का नाम बदल दिया है? आपको पता होगा सराय काले खां, आप लोगों ने अगर निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम सुना है, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। इसी निज़ामुद्दीन स्टेशन से जब जाओगे तो एक बस स्टैंड का नाम भी सराय काले खां के नाम पर है और वहीं पर एक चौक का नाम भी है। तो इन सब के नाम बदल दिए गए हैं। तो इस बस स्टैंड का भी नाम बदल दिया गया और सराय काले खां चौक का भी नाम बदल दिया गया। तो 150वीं जयंती किसकी थी जिसके उपलक्ष्य में ये नाम बदल दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है बिरसा मुंडा के नाम पर कर दिया गया, यानी वहाँ जो बस स्टैंड है उसका नाम भी बिरसा मुंडा बस स्टैंड कर दिया गया है। और आदिवासी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जो है इनके नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, तो इनको धरती आबा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जिनको 150वीं जयंती अभी 2024 के अंदर क्या की गई थी, मनाई गई थी। यानी 2024 से 25 तक जो वर्ष चल रहा है उनका, वो 150वीं जयंती का अवसर है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांसड़ा में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। उन्होंने बांसड़ा में प्रवेश द्वार पर बिरसा मुंडा की 20 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और 30 एकड़ के स्थल का जीर्णोद्धार के प्रयास की सराहना की। और अब वहां पर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जो है वो क्या किया जा रहा है, कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर अगला सवाल है, सोनू सूद को किस देश का पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ज़्यादातर युवाओं का एक पसंदीदा देश है जिसका नाम है थाईलैंड। क्या नाम है जी? थाईलैंड। ठीक है, तो यहाँ थाईलैंड जो है इन्होंने क्या किया है, अपने पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सोनू सूद को ही बना दिया कि सोनू सूद साहब आप आया करो। ठीक है, तो यहाँ पर थाईलैंड पर्यटन के द्वारा यहाँ पर उनको जो है वो ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। अगली बात करें तो मनोज बाजपेयी जो है इनके द्वारा अभिनीत एक फिल्म है द फेबल। कौन सी है? द फेबल को किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो अभी हाल ही में दिया गया है? तो यहाँ ध्यान रखना, लंदन में आयोजित लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है, कौन सा? लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। आपको पता होगा राजस्थान में जयपुर में भी जो है वो आईफो अवार्ड का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा मार्च में। तो मनोज बाजपेयी को द फेबल फिल्म जो है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म द फेबल को ब्रिटेन में 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो मिला है। लेखक निर्देशक राम रेड्डी द्वारा निर्देशित द फेबल ने कॉन्स्टेलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता, जो दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नए अग्रणी सिनेमा को क्या किया है, सम्मानित किया गया है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वरदा राव कमलाकर राव किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे जो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है? वरदराव कमलाकर, तो आपको पता होना चाहिए इनका संबंध जो है वो मृदंग से था। किससे? मृदंग। ठीक है, घावल मृदंग, आपने शिव भगवान के बारे में सुना होगा। तो मृदंग जो है इनके, मृदंग के प्रसिद्ध विद्वान थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तबला सितार वीणा नहीं, तो मृदंग इसका सही जवाब है। और वरदराव कमलाकर 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया और विश्वविख्यात मृदंग विद्वान थे। उन्हें कई साल पहले केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जो है वो मिल चुका था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? यानी सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला जो विदेशी परिसर है कहाँ स्थापित किया गया, वो है दुबई के अंदर। कहाँ पर है जी? दुबई के अंदर। आप लोगों को कई ऐसे भारत में इंस्टीट्यूशन जिनका इंटरनेशनल सेंटर भी है दुबई के अंदर। और अगर बातचीत करें, जैसे सीबीएसई जैसा बोर्ड है, कई विदेश के देश ऐसे हैं जहाँ पर सीबीएसई का एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है, जैसे भारतीय लोग वहाँ पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी कम से कम 10 से 15 देश ऐसे हैं जहाँ पर सीबीएसई अपनी बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन सफलतापूर्वक कर रहा है। तो यहाँ पर दुबई इसका सही जवाब है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इन्होंने दुबई में नॉलेज पार्क में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के
पहले विदेशी परिसर का जो उद्घाटन किया। यूएई के सहिष्णुता मंत्री शेख नहयान ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और भारत यूएई के मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला, और यही वो दुबई जगह वहाँ चैंपियन ट्रॉफी के भारत अपने सारे मैच जो है वो खेल रहा है। भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर जो है महिला का पुरस्कार इसमें से किसको दिया है? सुमा सिरूर को, अवनी लेखरा को, पीवी सिंधु को, मेरी कॉम को। इसका सुमा सही जवाब होगा। सुमा जो है इनके बारे में जरूर ध्यान रखना, सुमा सिरूर। ठीक है, भारतीय खेल सम्मान 2024 से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो इनका संबंध जो है वो राइफल शूटर, ओलंपियन और कोच सुमा सिरूर ने भारतीय खेल सम्मान 2024 कोच ऑफ कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता है। वह अवनी लेखरा जैसी एयर राइफल प्रतिभाओं के पीछे मार्गदर्शन शक्ति है, जिन्होंने हाल ही में पेरिस में महिलाओं की 10 मीटर स्पर्धा में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता था। यानी अवनी लेखरा जो राजस्थान की प्रसिद्ध शूटिंग खिलाड़ी है, अवनी लेखरा, उन खिलाड़ियों को तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और एक कोच के तौर पर कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें दिया गया। इसके बाद में अगला सवाल है, सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? क्यों सत्यम मंगल टाइगर रिजर्व की चर्चा हुई है? और इस टाइगर रिजर्व के अंदर वन विभाग जो है, वन विभाग इस टाइगर रिजर्व के अंदर जो है कई आदिवासी बस्तियां हैं, उन आदिवासी बस्तियों के बच्चों के लिए क्या करने जा रही है? कोचिंग की व्यवस्था करने जा रही है, कोचिंग क्लासेस संचालित करने जा रही है। तो इसके लिए जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है इसके अंदर यहाँ पर कोचिंग की क्लासेज जो वो संचालित की जाएगी वन विभाग के द्वारा, इसलिए ये चर्चा में है। और आपको पता होना चाहिए ये नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर है सर? तमिलनाडु के अंदर है। वहाँ पर क्या किया जाएगा? इस टाइगर रिजर्व में क्लासेस संचालित होगी। तो यह है टाइगर रिजर्व किस राज्य में, आपसे ये पूछा जा रहा है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है, केरल में नहीं है, कर्नाटक में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, तमिलनाडु के अंतर्गत है। तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 जो है वो कहाँ पर, वैश्विक सोइल समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नवंबर में हुआ था। मैंने ऐसे ही सवाल इसके अंदर डाल दिया है। 19 से लेकर के 22 नवंबर 2024 तक इसका जो है वो आयोजन हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। मुंबई नहीं है, बेंगलुरु नहीं है, और कोलकाता भी नहीं है। तो यहाँ पर जरूर ध्यान रखना, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके बाद अगली बातचीत और कर लें तो यहाँ पर है कि हरियाणा का हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किससे संबंधित है? हर खेत स्वस्थ खेत जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ खेती से संबंधित है। हरियाणा की अगर बातचीत करें तो सैनी साहब यहाँ के क्या हैं साहब? सीएम हैं। सैनी साहब यहाँ के क्या बन गए हैं? सीएम बन गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस को हराकर जो है वो यहाँ पर अपनी दोबारा सेकंड बार जो है वो क्या बनाई थी? सरकार जो है वो इस पार्टी के द्वारा बनाई गई। तो उम्मीद है कि आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी। हरियाणा के अंदर सौर ऊर्जा, पशुधन ये सब नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा में एक प्रसिद्ध जो है अभ्यारण्य है जिसका नाम है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। क्या है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। इसके बारे में भी जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में इससे सवाल आ जाता है। अगली बात करें, गीतिका लीडर द्वारा लिखित पुस्तक। क्या है? गीतिका लीडर द्वारा लिखित पुस्तक आई एम ए सोल्जर वाइफ, ये पुस्तक है गीतिका लीडर द्वारा लिखी हुई। ये किसको समर्पित है? किसे समर्पित है? भारतीय सेना के इतिहास, या उनके पति ब्रिगेडियर एलएस लीडर की जीवनी, महिला सशक्तिकरण, युद्ध रणनीतियाँ। तो उनके पति ब्रिगेडियर एलएस लीडर जो है उनके लिए जीवन यात्रा से संबंधित जो बातें हैं वो इसमें गीतिका ने लिखी है। ठीक है, चलिए इसके बाद में बातचीत की जाए, मार्च 2025 में फीफा विंडो मैचों की मेज़बानी किस स्टेडियम में होगी? यहाँ पर आपको बताना है, मार्च 2025 में फीफा विंडो मैचों की मेज़बानी किस स्टेडियम में होगी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम शिलोंग के अंदर जो है वो इसकी क्या की जाएगी? मेज़बानी की जाएगी। ठीक है, शिलोंग के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर क्या होगा? मार्च 2025 में फीफा विंडो मैचों का
आयोजन जो है वो किया जाएगा। टाटा एलेक्सी और ग्रुड एरोस्पेस की साझेदारी का उद्देश्य क्या है, यानी टाटा एलेक्सी और ग्रुड एरोस्पेस जो है इसकी साझेदारी का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है इनका, तो क्यों इन्होंने साझेदारी की है, किस उद्देश्य से साझेदारी की है, ये आपको बताना। टाटा एलेक्सी और ग्रुड एरोस्पेस ने हाइब्रिड कारें बनाने के लिए नहीं, और सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भी नहीं, एविएशन ईंधन के लिए भी नहीं, तो बचा एक स्वदेशी ड्रोन तकनीक जो है इसके विकास के लिए टाटा एलेक्सी और ग्रुड एरोस्पेस जो है की साझेदारी जो है वो अभी की है। भारत ने लिथियम खनन के लिए किस देश के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है, यहाँ पर है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में भारत ने लिथियम खनन के लिए ब्राज़ील के साथ क्या किया है, समझौता किया है। किस देश के साथ भारत ने समझौता किया, तो ब्राज़ील इसका सही जवाब होगा। अर्जेंटीना नहीं, चिली नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, और आप सब लोग जानते हैं अमेरिकी देश है ब्राज़ील, और इसके साथ ही क्या किया है, लिथियम के लिए समझौता किया गया है। आईआईएससी बेंगलुरु को किस रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है वो क्या किया गया, घोषित किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग, और नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क और संघाई। तो आप लोगों को पता होगा आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है वो घोषित किया गया है अभी हाल ही में, जो कि हर बार ही इसमें रहता है। और आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, और कर्नाटक में अभी जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और कांग्रेस में इस पार्टी के प्रमुख जो हैं सिद्धारमैया है। कौन है जी, सिद्धारमैया है। और कर्नाटक की वो जगह है जहाँ पर आपको पता होगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है, बांदीपुर कौन सा है, टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए कि यूपीआई सेवा को किस देश में लॉन्च करने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है, तो कतर देश जो है, कतर का नाम आपने सुना होगा मेरे हिसाब से ज़रूर ही, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। कतर में क्या की जाएगी, यूपीआई सेवा जो है वो लॉन्च करने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। यूएई में तो सबसे पहले शुरू की गई थी, संयुक्त अरब अमीरात जो है यहाँ पर सबसे पहले शुरू की गई थी, सऊदी अरब में भी, ओमान में नहीं, कतर जो है यहाँ पर शुरू की जानी है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व न्याय दिवस 20 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसमें 20 फरवरी इसका राइट आंसर होगा। पुडुचेरी सरकार ने किसके लिए राजकीय सम्मान देने की घोषणा अभी हाल ही में की है, यानी पुडुचेरी सरकार के द्वारा अभी हाल ही में किसके लिए राजकीय सम्मान देने, जो व्यक्ति क्या करेगा, अंग दान करेगा, उसको राजकीय सम्मान दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने किया, और ये बहुत अच्छी पहल है। राजकीय सम्मान जो है वो अंग दान करने वाले लोगों को सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एशिया आर्थिक वार्ता 2025 जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, एशिया आर्थिक वार्ता यानी इकोनॉमिक जो बातचीत है, डायलॉग जो है, एशियन इकोनॉमिक डायलॉग 2025 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र के अंदर किया गया। पुणे कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर इसका जो है वो आयोजन किया गया। मुंबई में नहीं, दिल्ली में नहीं, और बेंगलुरु में भी नहीं, पुणे में किया गया। यहाँ पर एक सवाल और मैं देखना चाह रहा हूँ, ये जो लिखा है मैंने एक जगह, यहाँ पर लिथियम जो है, लिथियम खनन के लिए किस देश के साथ अभी हाल ही में क्या किया है, समझौता क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें गलती से ब्राज़ील हो गया है, ब्राज़ील नहीं है, इसका सही जवाब जो है वो क्या है, अर्जेंटीना। क्या है इसका राइट आंसर, अर्जेंटीना है। लिथियम खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो अर्जेंटीना के साथ समझौता अभी हाल ही में किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है अगले पॉइंट्स हमारे। यहाँ पर है, हाल ही में अडानी समूह ने कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है, अडानी समूह ने कितने करोड़ की घोषणा की है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए अडानी समूह द्वारा कितनी राशि की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। अडानी समूह 1000 करोड़ खर्च करेगा, 1500 करोड़ खर्च करेगा, 2000 करोड़ खर्च करेगा, 2500 करोड़ खर्च करेगा, कितनी राशि खर्च करेगा। तो नीचे मैंने विस्तार से इसमें लिख दिया है, 2000 करोड़ रुपए की राशि अडानी समूह खर्च करेगा। अडानी समूह भारत का एक प्रमुख व्यापारिक समूह है जिसकी स्थापना गौतम अडानी के द्वारा की गई है। यह समूह वर्तमान में ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कर रहा है। अडानी समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए की यहाँ पर क्या की गई है, घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2000 करोड़ रुपए जो है
वो अडानी समूह इंटरनेशनल स्तर की स्कूल खोलेगा, और वो भी कितनी, 20 स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। आगे लिखा हुआ है, हाल ही में ओडिशा राज्य जो है सरकार ने किस क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है। यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्य और शिक्षा, कृषि और सिंचाई, पर्यटन और संस्कृति, उद्योग और व्यापार। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कृषि प्रधान बताया जा रहा है वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है, इसलिए कृषि और सिंचाई जो है इन दो को ध्यान में रखकर ओडिशा सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए अपना जो है वो बजट क्या किया है, घोषित किया गया। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या है, कृषि और सिंचाई है। और ओडिशा में लंबे समय तक बीजू जनता दल के नवीन पटनायक की सरकार रही थी, लेकिन अब की बार चुनाव में नवीन पटनायक की पार्टी को सीटें कम मिली और ज़्यादा पार्टी की सरकार बनी किसकी, बीजेपी की। और यहाँ पर अगर बातचीत करें चावल उत्पादन राज्यों में से एक है कौन सा, उड़ीसा में भी चावल उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। भारत ऑस्ट्रेलिया को समुद्री मार्ग से किस फल की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया, अनार जो है वो हमने भेजे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया को समुद्री मार्ग से अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी जा चुकी है। और दुनिया में अनार का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भारत है, और भारत में भी महाराष्ट्र जो है इसका प्रमुख उत्पादक है। और महाराष्ट्र में भी बात करें तो नासिक जो जगह है, यहाँ के अनार जो बताए जाते हैं कि सबसे फेमस हैं। और दोनों के बीच में व्यापारिक जो संबंध है उनको मजबूत करने के लिए कदम जो है वो उठाया गया है। फिलीपींस ने भारत से किस मिसाइल प्रणाली को खरीदने के लिए समझौता किया है, तो फिलीपींस और भारत के बीच में आकाश मिसाइल जो है, कौन सी मिसाइल है, आकाश मिसाइल। इस आकाश मिसाइल को लेकर के अभी हाल ही में क्या किया गया, समझौता किया गया। आकाश मिसाइल जो है उसको लेकर के भारत और फिलीपींस किस किस देशों के बीच में, फिलीपींस और भारत के बीच में मिसाइल प्रणाली को खरीदने के लिए अभी हाल ही में समझौता हुआ है। आकाश मिसाइल भारत की स्वदेशी विकसित सतह से कौन से, हवा में, कहाँ से भाई, सतह से और हवा में मार करने वाली जो है वो आपकी आकाश मिसाइल है। तो सतह से आकाश की ओर जाना है, इतना याद कर लो। और फिलीपींस ने भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है। ये समझौता भारत की रक्षा निर्यात नीति जो है उसको बढ़ावा देने में क्या करेगा, मददगार साबित होगा। पीएम आशा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, 2025-26 तक जो है वो पीएम आशा योजना जो है इसको क्या किया जाएगा, पीएम आशा योजना को जारी रखा जाएगा 25-26 तक। तो इसका राइट आंसर होगा 25-26 तक पीएम आशा योजना जो है इसको जारी रखने को मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीएम आशा योजना जो है इसको 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें बेहतर बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को जो है 2025 को इस बार क्या की गई, मनाई गई। और इसी दिन शायद आप लोगों को याद होगा राजस्थान के अंदर जो है वो राजस्थान का बजट भी इसी दिन क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर 19 फरवरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इनकी मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं और भारत के महान योद्धाओं में इनकी गिनती जो है वो होती है। भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम, भारत और जापान के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो धर्म गार्जियन है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। मालाबार अभ्यास जो है वो 4 देशों के बीच आयोजित होने वाला अभ्यास है, जो कि क्वाड देश जो है उन 4 क्वाड देशों के बीच में आयोजित होता है। तो धर्म गार्जियन इसका सही आंसर है। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, यहाँ पर धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच में रक्षा सहयोग जो उसको बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। भारत की मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 को किस वर्ष तक बनने की संभावना है, तो मैंने आपको इसी क्लास में पहले बता दिया। मत्स्य 6000 पनडुब्बी है जो 2026 के अंदर समुद्र में जाने वाले 3 यात्रियों को क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। तो इस वर्ष तक यहाँ पर आपको 2026 तक इससे बनने की संभावना है। और गहरे पानी में अनुसंधान करें, हाँ शायद यही सवाल था, इसका आंसर मैंने पहले आपको ये बता दिया होगा कि इसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले गलती से मैंने वहाँ अरब सागर में इसका टेस्ट किया ऐसा बता दिया है, लेकिन मुझे अभी ध्यान आया कि ये बंगाल की खाड़ी जो हमारी है, कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की
खाड़ी में इसका क्या किया गया था, अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था। ये सवाल सबसे पहले भी आया इसी क्लास में, तो वहाँ ध्यान रख लेना। पनडुब्बी मत्स्य 6000 जो है, इसमें 3 यात्री गहरे समुद्र में जाएंगे, उनके लिए जो पनडुब्बी है वो बनकर तैयार हो गई है। मत्स्य 6000 उसका नाम रखा है। अभी उसका बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया गया है। तो इसके बाद में अगली बात करें, वर्ष 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा? केरल रहा, कर्नाटक रहा, तमिलनाडु रहा या महाराष्ट्र? तो स्थानीय शासन जो है इसके प्रदर्शन सूचकांक की अगर बात करें तो कर्नाटक जो राज्य है वो कौन से नंबर पर रहा? इसमें पहले नंबर पर रहा। और स्थानीय शासन और प्रशासनिक सुधारों का मूल्यांकन जो है वो करने के लिए सूचकांक जारी किया जाता है। और 2024 का जो सूचकांक जारी हुआ है उसमें पहला स्थान जो है वो कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो योग जो है वो पूरा आयुष मंत्रालय देखने का काम करता है। आयुष मंत्रालय जो है ये प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 जो है कौन से मंत्रालय द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा दिए गए। योग के प्रणेता जो है महर्षि पतंजलि को माना जाता है। पतंजलि जो है योग के क्या माने जाते हैं? पतंजलि योग के प्रतिपादक माने जाते हैं और आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। योग पुरस्कार का मतलब है योग को बढ़ावा देना और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मिजोरम भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और इसका अभी हाल ही में 20 फरवरी को जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया। 20 फरवरी 1987 को ये भारत का क्या बना था? अंग बना था। ये पूरे पूर्वोत्तर के जो भाग हैं इसमें पहले सिर्फ असम हुआ करता था और असम के अलावा इधर नेफा जो है इसके नाम से अरुणाचल वाले भाग को माना जाता था। उसके बाद नीचे जो है वो सीधा आपका मिजोरम वाला भाग, मणिपुर वाला भाग, ये सब राज्य बाकी जो है वो बाद में बने थे 7 सिस्टर के नाम से सारे के सारे। तो आपको ध्यान रखना है मिजोरम जो 1987 में अस्तित्व में आया था और उस दिन 20 फरवरी का दिन था, 20 फरवरी 1987। तो फिर कभी आपको पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों के बनने की पूरी कहानी जो है वो एक दिन हम लोग समझाएंगे आपको कि कौन कौन सा राज्य कब कब बना था। लेकिन आज की क्लास में अंतिम सवाल की ओर हम बढ़ेंगे और सवाल आपके सामने 2-3 और हैं अभी। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? ई स्पोर्ट्स खेल जो है पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल का जो आयोजन है वो कहाँ होगा? तो यहाँ पर है सऊदी अरब में इसका क्या किया जाएगा? आयोजन 2027 में ये पहला ई स्पोर्ट्स जो है वो आयोजित होगा, सऊदी अरब में होगा और ओलंपिक खेलों का हिस्सा इसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा सऊदी अरब इसका क्या है? राइट आंसर होगा। नोएडा में कौन सा शो आयोजित किया जाएगा? नोएडा आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है। तो फ्लावर शो जो है, फ्लावर शो, ठीक है, यानी फूलों के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई। आपने कई जगह आजकल उसमें देखा होगा, इंस्टाग्राम वगैरह में रील्स भी इसकी बनी हुई है। तो ये फ्लावर शो जो है, फूल की एक प्रदर्शनी जो है यहाँ पर कहाँ पर लगी है? नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर उसको लगाया गया है। बुक फेयर दिल्ली में चल रहा है अभी। कहाँ पर चल रहा है जी? दिल्ली के अंदर भी बुक फेयर नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा भी लगाया जाता है। इसके अलावा जयपुर जो शहर है यहाँ पर भी पत्रिका बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है। फूड फेस्टिवल नहीं है, टेक्नोलॉजी समिट भी नहीं है। तो नोएडा में फूलों के लिए ये एक प्रमुख औद्योगिक शहर है नोएडा उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है जो पर्यटकों को क्या करता है? आकर्षित करता है। इंडोनेशिया द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम क्या था? तो कोमोडो 2025 जो है वो भारत और इंडोनेशिया द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न देशों ने क्या किया था? भाग लिया था। तो यहाँ पर कोमोडो जो है कोमोडो 2025 ये एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो यहाँ इंडोनेशिया द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास कोमोडो है और कई देशों की नौसेना जो है इसने इसमें क्या किया? भाग लिया। असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक नई औद्योगिक और हरित ऊर्जा नीति जो है वो क्या की गई है? जारी की गई है। असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 2025 की कौन सी नीति की जो घोषणा है वो की गई? तो हरित ऊर्जा नीति और औद्योगिक पार्क जो है इसको क्या किया गया? वहाँ पर शुरू किया गया। हरित ऊर्जा नीति और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये नीति असम सरकार के द्वारा लाई गई है।
मैंने बहुत ज़्यादा सवाल होने की वजह से कुछ सवाल हालांकि जल्दी जल्दी आपको बता दिए हैं, लेकिन उन सब में आपको सहायता मिलेगी। और आज की क्लास में बहुत लंबे चौड़े सवाल मैंने आपके सामने लिख दिए। अब आगे से आपको धीरे धीरे प्रयास किया जाएगा, कभी 5 दिन से, 3 दिन से, 2 दिन से, और एक एक दिन रेगुलर भी क्लास। रेगुलर मैं जानबूझ के क्लास नहीं डालता हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय ख़राब आप लोगों का होता है, और 1 घंटे तक आपसे बातचीत की जाए उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि रोज़ 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की क्लास आपको अधिकतम उपलब्ध करवा दूँ, तो उससे आपको रेगुलर रिवाइज करने में हेल्प जो है वो मिलती रहेगी। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है? क्या मुझे आगे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं? ये आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से या आपके कमेंट के माध्यम से ही मुझे जो है पता चलेगा, तो ज़रूर मुझे अवगत कराएं आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।